ये अब कहने की बात है कि देखिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर दो बारी इस्लामाबाद हुआ है, एक बारी पहले गए, फिर वहां से ओमान गए, ओमान से बातचीत कर रहे हैं। तो तीन तरफा बातचीत ईरान की चल रही है। एक तो जंग रोकने के लिए वो बात कर रहे हैं टर्की से, इजिप्ट से, जॉर्डन से, और पाकिस्तान को वो होता है ना जो कबूतर होते थे पुराने, कि उनके साथ संदेश भेज रहे हैं। दूसरा है कि होर्मुज में टोल कैसे लगाया जाए, वो ओमान से बात कर रहे हैं, क्योंकि होर्मुज के एक तरफ ओमान है, दूसरी तरफ ईरान है। तो अगर ओमान बात मान ले उनकी, तो दोनों टोल लगा सकते हैं। बट ओमान ने अभी तक कहा इंटरनेशनल वाटरवे है, नेचुरल वाटरवे है, हम नहीं लगाएंगे। बट ये मिलके आए कल। तीसरा है जो न्यूक्लियर है, स्पेशली यूरेनियम को हिफाजत से रखना, वो रशिया से बात करेंगे। तो आज रशिया जा रहे हैं ईरानी फॉरेन मिनिस्टर, तो वहां पे वो बातचीत करेंगे। इसमें आप कुछ ज्यादा एडवांस नहीं हुआ है। आज सवेरे क्या हुआ अनिल जी, एक न्यूज साइट है एक्सियोस करके, जो बेसिकली अमेरिकन गवर्नमेंट का जो रुख रहता है उसको पुश करती है। तो आज उन्होंने एकदम से एशियाई बाजार खुले थे, 1 घंटा तक हुआ था, 6:30 बजे हमारे टाइम के करीब, उन्होंने एक खबर ब्रेकिंग न्यूज डाल दी कि ईरान ने नया प्रपोजल दिया है। बट जब लोगों ने वो पढ़ा थोड़ा देख के, तो वो वही था जो शनिवार को भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि न्यूक्लियर को साइड में रखिए, पहले जंग बंद करते हैं, दूसरा फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलते हैं, फिर न्यूक्लियर पे आएंगे आराम से। उन्होंने इसको रिहैश करके ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। तो थोड़ा ब्रेंट गिरा था, बट फिर ऊपर आ गया। तो बात यही है, जो मार्केट को अभी एक रिलीफ है कि जंग नहीं शुरू हुई है। बट जो मार्केट को होल्ड करके भी रखा है, वो है कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और एक नहीं दो ब्लॉकेड हो गए। और ट्रंप, जो कि ईरान का तख्ता पलटने गए थे या उसका न्यूक्लियर हासिल करने या तबाह करने गए थे, अब उनका मिनिमल एक उद्देश्य रह गया, किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए और यहां से निकल पाए। तो देखिए कैसे बदल गया पूरा माहौल। 8 हफ्ते हो गए, नवा हफ्ता शुरू हो गया, और यही है, कुछ पता नहीं हर घंटे क्या हो जाता है। बट रिलीफ ये है अनिल जी, जो पिछले हफ्ते भी मार्केट्स ने यही डिस्काउंट कर लिया था कि अब लगता है बमबारी नहीं होनी चाहिए, और इस वीकेंड को डर था कि बमबारी ना कर दें कुछ, बट फिर वो हुआ नहीं। तो आज राहत की सांस है मार्केट्स में। तो बिल्कुल ये पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए हुआ है वहां से। लेकिन बगैर साहब, ये जो अमेरिका में वो गोलीकांड हुआ है, वो क्या था? ये समझ नहीं आई अनिल जी कि देखिए, अभी यहाँ पे जब आते हैं ऐसा होता है। अगर हमारा तो खैर दिल्ली में बहुत बड़े बड़े जगहें हैं, अब इतनी सारी जगहें, जैसे आप कह भी रहे थे नोएडा में आपने इतनी बड़ी जगह पे किया अपना शो वीकेंड को सवेरे, जो आप बता रहे थे वो दिल्ली में तो हैदराबाद हाउस, बीकानेर हाउस, ये सब जगहें हैं। और जहाँ पे ऐसे वरिष्ठ इवेंट होते हैं, या अब तो भारत मंडपम हो गया है, और भी बड़े बड़े ऐसे मंडपम बन गए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बॉलरूम है हिल्टन का, ये सबसे बड़ा है वॉशिंगटन में, 2-2,500 सीटेड कैपेसिटी है इसकी। और यहाँ पे ये खुला रहता है कमर्शियल बुकिंग के लिए साथ में। तो ये जो जिन्होंने गोली लगाई, वो एक दिन पहले चेक इन कर गए थे, कैलिफोर्निया से शिक्षक हैं, और इन्होंने पूरा अपना वक्तव्य भी लिखा कि क्यों इन्होंने किया, ये पॉलिसीज के अगेंस्ट हैं जो चल रही हैं। तो वहां पे ये चेक इन कर गए। वो होटल के अंदर कैसे लेके गए 2-2 बंदूकें और बहुत सारे छुरे, या तो चेक इन बैग में, वो सब अभी पता करेंगे। और मजे की बात ये थी कि मल्टीपल चेक पॉइंट्स नहीं थे। तो ये है जैसे 2 लेवल नीचे है, लॉबी से 2 लेवल नीचे है ये बॉल रूम, उसके ऊपर एक है जो ब्रेकआउट रूम्स या छोटे बॉल रूम्स हैं, जहां ड्रिंक्स वगैरह चल रहे थे, लोग आ रहे थे। और सीधा इस बॉल रूम के बाहर ही वो वाला जो एयरपोर्ट्स में होता है मैग्नेट्रॉन, जो के चेक करता है, मेटल डिटेक्टर बड़े वाला जो है, वो लगे हुए थे। तो वहां तक ये बंदूक लेके आ गए। और ये है कि चलो अनाड़ी थे तो पकड़े गए, बट अगर 4-5 ऐसे
ट्रेन टेररिस्ट अगर आ जाते तो वो ये लगता है कि हमारे लिए तो आईपीएल में भी घुसने के लिए अनिल जी 5 बारी चेकिंग हो जाती है, हर जगह चेक हो रहा होता है। तो ये काफी इनका सिक्योरिटी लैक्स था, बहुत सारे लैप्सेस भी थे, बहुत कमियां थी सिक्योरिटी में। और यही था कि शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, ना किसी को जान का नुकसान हुआ, ना माल का नुकसान हुआ। बट अगर ये टेररिस्ट होते या सुसाइड वाला कोई अगर इस तरह से दाखिल हो जाता तो क्या वो कर सकता था, क्योंकि खचाखच भरा था हॉल बिल्कुल। तो अगर दाखिल होके थोड़ा भी वो फायरिंग करते तो बहुत सारे कैजुअलिटीज हो जाते, और सारे हु बैठे थे। और ऐसा नॉर्मली ये करते नहीं है, सिर्फ बहुत ऑफिशियल इवेंट्स में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट साथ जाते हैं नॉर्मली। अब ये था पूरा चेन ऑफ कमांड के प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर स्पीकर, दोनों स्पीकर, फिर मेजॉरिटी लीडर, ऐसे जो 5 लोग बनते हैं राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है, सारे के सारे एक ही जगह पर थे। ये मेरे ख्याल से थोड़ा प्लानिंग खराब रहा। अब ये करेंगे स्टडी इसको, बट मार्केट्स पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया क्योंकि खतरा टल गया, आसानी से टल गया। यही हुआ बस। विशेष चर्चा कच्चे तेल पे भी की जाए बग्गा साहब से। बग्गा साहब, गिर क्यों नहीं रहा? अभी जब आज भी जैसे बातें चल रही कि भाई बातचीत हो सकती है, ईरान के विदेश मंत्री पूरा वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसको तो हिलना ही नहीं है बिल्कुल। और आज सवेरे तो बड़ा अनिल जी 107 108 भी हो गया था, फिर ये एक्सियोस की खबर आई तो गिरा थोड़ा बहुत, 106 के करीब ब्रेंट आया। बट इसमें एक दिक्कत और है जो आपने भी मेंशन किया था पहले, कि जो एक्चुअल बैरल्स आ रहे हैं उसकी कीमत तो वो मार्च 18 को मैक्सिमम था जब $150 तक पहुंच गया था प्रति बैरल। और भारत सरकार अभी डेटा हर हफ्ते जारी करती है, तो अप्रैल में औसतन हमने भारत ने जो इंपोर्ट किया है बैरल तेल का $114 पे किया है। इसका अगर अनुमान लगाएं तो जनवरी में हमने $63 पे एवरेज किया था इंपोर्ट, फरवरी में बढ़ के $69 हुआ, फिर मार्च में $116 हुआ, और अप्रैल में भी 114 चल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि 10% ग्लोबल सप्लाई चली गई है बाजार से। तो हर कंट्री किसी भी कीमत पर कोशिश कर रहे हैं कि बैरल्स उठाए जाएं, जहां से भी मिल जाए तेल। और देखिए अमेरिका ने एक बारी रशियन तेल उठाने की परमिशन दी थी पूरे विश्व को, अब फिर से उन्होंने वो अवधि 1 महीना और बढ़ा दी है, क्योंकि अगर रशियन तेल भी नहीं लाएंगे तो 20% कम हो जाती है जो सप्लाई है, और उसके चलते तो बिल्कुल इन्फ्लेशन बेकाबू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यही है कि सप्लाई नहीं है। तो ये जो फ्यूचर्स दर्शा रहे हैं ये फिर भी कम है जो एक्चुअल आपको बैरल के लिए कीमत चुकानी पड़ रही है। दूसरी जो अहम बात है कि सारे बड़े ब्रोकरेजेस ने, जैसे गोल्डमैन ने फ्राइडे को जारी किया अपना फोरकास्ट, अब वो